हेलो एवरीवन। तो हमने रिसेंटली एक न्यू बैच स्टार्ट स्टार्ट की है, तो 72nd बीपीएससी बैच, जिसमें हम जो है आने वाले 72nd बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड वी हैव बीन स्टार्टिंग विद दी वी हैव स्टार्टेड विद दी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने इस बैच की डिटेल्स आपको चैनल पे दी हुई थी, और इंग्लिश मीडियम बैच है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे, फ्रॉम the modern history to ancient history to polity, economy, जनरल साइंस। हर एक सब्जेक्ट्स, हर एक एस्पेक्ट्स कवर जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी चीजें इस बैच में कवर की जाएंगी। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दी एक भी क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जिसकी हम तैयारी नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही हमने ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चंस आए हैं, उस तरह की हमने कोर्स को डिजाइन किया है, सो दैट इट विल बेनिफिट, आपको 110% इसका बेनिफिट मिले। द थर्ड थिंग इज दैट वाई टू ज्वाइन दिस बीपीएससी बैच। ये बैच को ज्वाइन करने के पीछे का रीजन है बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आपने ये बैच लिया, तो आई एम गारंटीइंग यू कि आपको कोई भी दूसरी बैच लेने की जरूरत नहीं। इसकी एक वजह ये है कि मैंने जितने भी 63rd से लेके 71st बीपीएससी तक की जो जर्नी है, उनके एस्पिरेंट्स उनके जो है वो काफी मेरे करीबी रहे हैं। और सेकंड थिंग इज दैट उन्हीं के एक्सपीरियंस से लेके हमने ये बैच जो है वो बनाया है, जिसमें से काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और काफी ऐसे भी हैं जो नॉन सिलेक्टेड रहे, उस पोस्ट पर नहीं सिलेक्ट हो पाए, पर वो अलग अलग एग्जाम्स में जो है वो सिलेक्ट हुए। उनसे भी हमने काफी राय मशवरा लेके ये बैच जो है वो प्रिपेयर किया है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई every aspirant who is preparing sincerely for 72nd BPSC will should join this batch. तो हम लोग ये एज ए ये एज ए दिस क्लास वी आर प्रोवाइडिंग यू एज ए डेमो सेशन, कि किस तरह से हम जो है अपनी जो पढ़ाई वो कंटिन्यू करते हैं क्लास में। एंड वी विल बी डूइंग दिस इन दिस टाइप ऑफ पीडीएफ। तो आपको ये जो बोर्ड पे स्क्रीन पर जो ये पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में ही बहुत सारी चीजें ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशन बीपीएससी को जरूरत है, बीपीएससी की एग्जाम्स के लिए जरूरत है, उन सभी इंफॉर्मेशन को हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बीपीएससी एग्जाम मोस्टली फैक्चुअल होता है, तो इसीलिए हमने फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। कॉन्सेप्ट्स हमने कम रखे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जनरली पूछता नहीं है बीपीएससी। हमें जो है सब्जेक्ट्स में माहिर नहीं होना है, हमें एग्जाम्स निकालना आना चाहिए। तो एग्जाम्स निकालने के लिए हमें फैक्चुअल बेसिस पर जाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस बैच इज मोर और लेस फैक्चुअल। ज्यादा इसमें फैक्ट्स हैं, बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं जो आपको याद भी करने होंगे। तो थोड़ा आपको मेहनत भी खुद से करनी होगी। ऐसा नहीं कि बैच लेने पे आपका सिलेक्शन तय है, खुद से आपको मेहनत भी करनी होगी। बट हमारी ओर से आपकी जो मेहनत है, हम उससे आधी करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स आपकी जो 100% मेहनत है, उससे हम लोग 50% मेहनत जो है उस तक लाने की कोशिश करेंगे। 50% हम आपकी तरफ से मेहनत कर देते हैं, मटेरियल्स को इकट्ठा करने में, मटेरियल्स को बनाने में, और दूसरी चीज क्लासेस को इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन करने में कि एक सिंपल सा बच्चा वो भी इजिली इसको समझ पाए। तो वन मोर थिंग दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंग्लिश बैच। कोई भी हिंदी मीडियम विद्यार्थी जो इस बैच को देख रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, बट पीडीएफ उनको इंग्लिश में ही प्रोवाइड की जाएगी। एक पीडीएफ जो है वो हिंदी में प्रोवाइड नहीं होगी। क्लासेस जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, लेकिन हिंदी में ही जो है वो हिंदी में जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पीडीएफ विल ओनली बी प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश मीडियम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सो without wasting any more time, let's start this batch. Let's start with the first class, that is discovery of the route to India. तो ये मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला क्लास है हमारा, और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से यूरोपियंस इंडिया में आए, यूरोपियंस के इंडिया में आने का कारण क्या था, और यूरोपियंस के इंडिया में आने के बाद जो सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, ये इंडिया में क्या रहा। सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो यूरोपियंस ने छोड़कर, यूरोपियंस इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे के पूरे एशिया में, एज वेल एज अफ्रीका एंड इन दी अमेरिकाज, इन सभी में जो यूरोपियंस ने अपनी अपनी जो कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी शुरू की, उसी कॉलोनाइजेशन का एक हिस्सा है डिस्कवरी ऑफ द रूट टू इंडिया। तो उसे हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि इंडिया में आने का इनका रीजन क्या था, वाई दे केम टू इंडिया। रूट इंडिया की जो ऑल्टरनेटिव रूट है, इसे डिस्कवर करने का इनका मकसद क्या था। तो पहले तो आप ये जान लो कि इंडिया में जो यूरोपियंस हैं वो पहली बार नहीं है। 15th सेंचुरी में ऑल द यूरोपियंस इंडिया में डायरेक्ट सी रूट के थ्रू आए थे, लेकिन इसके पहले भी इंडिया और यूरोपियंस का कांटेक्ट था।
इनफैक्ट हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जो यवंस है, यवंस का जो इंडिया के साथ कॉन्टैक्ट है, ये यवंस यानी कि ग्रीक्स लोगों का इंडिया में जो कॉन्टैक्ट है, ये फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, उस समय से, इनफैक्ट उससे पहले भी ग्रीक्स का कॉन्टैक्ट इंडिया से अच्छा खासा था। हमने हम एंशियंट क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उसकी उनकी वाइफ जो थी वो ग्रीक की थी, ग्रीस की रहने वाली थी। और अलेक्जेंडर ने जब अपना एम्पायर टिल रिवर इंडस तक जो है अपना एम्पायर फैला दिया था, तो इंडिया और ग्रीक के जो बाउंड्री है वो बिल्कुल ही क्लोज हो गई थी, जिसके कारण। और दूसरी चीज ये है कि चंद्रगुप्त ने रोमन एम्पायर है, वो रोमन एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ। इनफैक्ट एंशिएंट पीरियड में ही रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, बट रोमन एम्पायर जो है वो मिडाइवल पीरियड में दो हिस्सों में बट गया। दैट इज ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेट मी शो यू मैप, दिस इज द मैप। ये मैप आप लोग देखिए, ये मैप जो है ये रोमन एम्पायर का मैप है। यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आएगा, ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर का एक्सटेंट है। ये एक्सटेंट जो है ये रोमन एम्पायर का ज्यादा समय तक नहीं चला। ये रोमन एम्पायर जो है वो अराउंड मिड ऑफ द 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी, ये जो रोमन एम्पायर है ये डिवाइड हो गया इनटू टू ब्रांचेस। एक जो कि रोम से कंट्रोल होता था, रोम यानी कि ये रोम है यहाँ पे, रोम से जो कंट्रोल होता था, रोम एज ए कैपिटल हुआ करता था इसका, दैट इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर। एंड जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, जिसे हम लोग बाइजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं, ये बट गया, ये अलग हो गया। और बाइजेंटीन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, इनमें काफी सारे डिफरेंसेस आ गए। किस तरह से? जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, इसमें आ गया डार्क एज। वाई डार्क एज? बिकॉज यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कोई भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कोई भी कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट, लिटरेरी लिटरेरी बेसिकली लिटरेरी सोर्सेस में डेवलपमेंट, या फिर मैं कहूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, कुछ भी जो है वहां पर डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ। दैट इज वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड डार्क एज। बिल्कुल थम सा गया था यहाँ की जो डेवलपमेंट्स हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं हुई। जबकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर बाइजेंटीन एम्पायर जो है ये फुल फ्लेजेड एम्पायर के तौर पर उभर कर आया। एंड यहाँ पर जो है वो जो डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर की डेवलपमेंट यहाँ पर होती रही, क्योंकि बाइजेंटीन एम्पायर बाकी एम्पायर से जो है वो कनेक्टेड था। एंड द सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर चर्च का होल्ड थोड़ा सा कम था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो चर्च का होल्ड था वो काफी ज्यादा था। इनफैक्ट चर्च ही स्टेट था, और चर्च ही सभी सभी चीजों को कंट्रोल करता था। तो लोग, ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग बेवकूफ थे, यहाँ के लोग भी समझदार थे। बट चर्च की जो मोनोपोली है इन लोगों की तरफ, ये कभी भी लोगों को फ्री थिंकिंग करने के लिए केपेबल नहीं कर पाई। तो इसलिए चर्च का जो डोमिनेंस है, जिसके कारण कभी भी वेस्टर्न रोमन एम्पायर में तरक्की जो है वो कुछ सालों तक नहीं हो पाई। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो लगभग 900 सालों तक जो है ये डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट है वहां पर रुकी रही। डार्क एज चलता रहा, बट बाइजेंटीन एम्पायर फ्लरिश करता रहा। Then in the year of 1498, 14, 14 not 1498, 1492, 1493, ये साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। दिस ईयर इज नॉन फॉर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए ईयर जाना जाता है। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब क्या है कि जब ऑटोमन टर्क्स ने जब हमला किया बाइजेंटीन एम्पायर पर, तो बाइजेंटीन एम्पायर का जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, यहाँ पर है, इस यहाँ पर आपको जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर जो है वो देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इस्तांबुल इसका नाम है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर जो है, यहाँ पर ऑटोमन टर्क्स ने अटैक किया, और ऑटोमन टर्क्स के अटैक करने के बाद ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो टाउन है ये टर्क्स के अंडर में आ गया, और पूरा का पूरा जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर, ये आ गया किसके कंट्रोल में? ये आ गया टर्क्स के कंट्रोल में, ऑटोमन टर्क्स के कंट्रोल में। तो ऑटोमन टर्क्स जो है ये मुस्लिम्स थे, एंड द बाइजेंटीन एम्पायर्स वर क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स की कभी भी आपस में बनती नहीं थी मिडाइवल पीरियड में। इनफैक्ट किसी भी रिलीजन की दूसरे रिलीजन से नहीं बनती थी। तो मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस जो है यहाँ पर देखने को मिला हमें। और बेसिकली मुस्लिम्स ने क्रिश्चियंस को ये अलाउ किया कि अगर आप लोग हमारे एरिया से जाना चाहते हो तो चले जाओ, अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट टू दी मुस्लिम्स।
तो कई सारे क्रिश्चियंस जो है उन्होंने कन्वर्जन किया, बट कई सारे क्रिश्चियंस जो है वो उन्होंने क्या किया, वो जो है वापस अपने वेस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ जाने लगे। तो फ्रॉम दिस ईस्टर्न रोमन एम्पायर, लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जब ये यहाँ पर पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो डार्क एज चल रहा है, यहाँ पर कोई भी लिटरेचर डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट, साइंस में डेवलपमेंट, कहीं कोई भी चीज में डेवलपमेंट हुई नहीं। तो जब ये यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना जो नॉलेज है ये अपने साथ लेकर गए और अपना नॉलेज जो है पूरे के पूरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर में स्प्रेड करना शुरू किया। तब तक जो है 14th 13th 14th सेंचुरी आते आते चर्च का जो डोमिनेंस है वो भी कम कमजोर हो चुका था। चर्च का जो होल्ड ओवर द सोसाइटी है वो भी कम हो चुका था, जिसके कारण लोग जो है अब वो थोड़े से कैपेबल बने कि हम लोग फ्री थिंकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो जब लोगों ने फ्री थिंकिंग चालू की, इसका दो कारण था। एक तो सबसे पहले चर्च का कमजोर होना, चर्च का स्ट्रॉन्ग होल्ड कम होना, और दूसरी चीज जो माइग्रेशन है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्ट ईस्टर्न रोमन एम्पायर से वेस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ। दीज टू वर द रीजंस फॉर द रिमूवल ऑफ डार्क एज इन दी वेस्टर्न यूरोप। और डार्क एज जब खत्म हुआ यूरोप में, तो डार्क एज के बाद वेस्टर्न यूरोप में आया रेनेसां का पीरियड, एनलाइटनमेंट का पीरियड। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि लोग जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगे, रीजनिंग पर सवाल करने लगे, लोग जो है वो लॉजिक पर बात करने लगे। तो अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अगर बिजली चमक रही है आकाश में तो वो क्यों चमक रही है, इन सभी कारणों को लोग जो है वो डिस्कस करने लगे, इसके पीछे खोज करने लगे। तो इससे डेवलपमेंट हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट जो है वो हमें इस पीरियड से 15th 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से हमें डेवलपमेंट यूरोप में देखने को मिलता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट का मतलब है कि बहुत सारे नए नए इन्वेंशन हुए यूरोप में, बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज हुई यूरोप में, और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यूरोप में हुई, वो है नेविगेशन। तो लोग जो है वो नेविगेशन की ओर जो है वो चल पड़े, नए लैंड रूट्स को डिस्कवर करने की ओर चल पड़े। इनफैक्ट नए लैंड रूट्स की खोज जो है वो 15th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुकी थी, बट बाद में जाकर बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे जिनको यूरोपियंस ने डिस्कवर नहीं किया था, उनको जो है बाद में डिस्कवर किया गया। जैसे जैसे अमेरिकाज, तो अमेरिकाज को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, दोनों नॉर्थ अमेरिकाज एंड साउथ अमेरिकाज को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड लेटर। 500 ईयर्स पहले जो है, 600 ईयर्स पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता, ओनली दे नो वाज द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड जो है ये बेसिकली अफ्रीका और एशिया में आता है। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स को जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप को, इन्हीं इन्हीं कॉन्टिनेंट्स को मेजोरिटी लोग जो है वो जानते थे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द लैंड रूट। सी रूट का, सी एक्सप्लोरेशन का उतना ज्यादा डिमांड नहीं था, उतना ज्यादा क्रेज नहीं था उस वक्त, और ना ही उस समय की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उस समय लैंड रूट था, कैरावान्स के थ्रू ट्रेवल किया करते थे। तो फ्रॉम दिस रूट, दैट मीन्स ये वाला जो रूट आप देख रहे हो, यहाँ से जो रूट है, ये पहले ये वाला रूट काफी कॉमन हुआ करता था। जो मेडिटेरेनियन सी से आप उतर जाओ, मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पर जो लेवांत वाला एरिया है, ये लेवांत वाले एरिया से आप जो है आइदर वे फ्रॉम रूट, फ्रॉम द रोड, और आइदर वे यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है वो बाई रोड करके फिर रेड सी में आओ, और रेड सी में आने के बाद गल्फ ऑफ एडन क्रॉस करके, बाबल मंदा क्रॉस करके आप जो है सीधा कहाँ पहुंच सकते हो, सीधा आप जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहुंच सकते हो। और इसके अलावा नीचे से आप जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी जा सकते हो। तो इस तरह का लैंड रूट इंडिया में, इंडिया के पास मौजूद, इंडिया या फिर चाइना से कनेक्ट होता था। चाइना से एक और लैंड रूट कनेक्ट होता था, वो ये इस्तांबुल होकर जाता था, और इस्तांबुल, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये होकर जो है चाइना से ये लैंड रूट जाता था, जिससे चाइना वाले सिल्क रूट कहते थे। ये यूरोपियंस जो है इसे सिल्क रूट कहा जाता था, क्योंकि सिल्क के लिए बहुत फेमस था। ये सिल्क रूट जो है वो चाइना से यूरोप को कनेक्ट करता था। और जो ये इसी में से एक सिल्क रूट में से एक रूट जो है उत्तर पथ की तरफ जो है पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर होते हुए इसके मथुरा, इसके अलावा इलाहाबाद, देन पटना, देन ताम्रलिप्ति पोर्ट तक जो है ये कनेक्ट होता था। तो दैट इज कॉल्ड उत्तर पथ। ये सब हम लोग एंशिएंट में पढ़ेंगे, डोंट वरी, यहाँ पर हमें इतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। उत्तर पथ कैसे डेवलप हुआ वो सब हम लोग एंशिएंट में पढ़ेंगे। मथुरा से ये एक और रूट जो है वो निकल के दक्षिण पथ की तरफ जाता था, फ्रॉम मथुरा, उज्जैन, देन उसके बाद औरंगाबाद, पैठन, और फिर देन इसके बाद या तो आप जो है वो मुंबई पोर्ट, या फिर जो चौल, दाभोल, ये सब जो पोर्ट्स हैं, ये सब पोर्ट्स की तरफ जो है वो कनेक्ट हो जाता था। तो साउथ इंडिया में भी ये रूट जो है कनेक्ट होता था, जिसे हम लोग दक्षिण पथ कहते हैं। जो दक्षिण पथ यानी सदर्न रूट, और उत्तर पथ यानी नॉर्दर्न रूट। तो ये उत्तर पथ सिल्क रूट से भी कनेक्टेड था, और ये उत्तर पथ जो है वो लैंड, वाया लैंड के जरिए ये यूरोप से भी कनेक्ट होता था। वाया सी जो है ये 1st सेंचुरी एडी के बाद से, जब मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी हो गई, जब मॉनसून विंड्स के बारे में लोगों को पता चल गया, तो 1st सेंचुरी एडी के बाद से बेसिकली हिप्पैलस ने इसे खोजा था। हिपालस जो एक
ट्रैवलर था, उसने जो है इस लैंड रूट को इस बेसिकली मानसून विंड्स को इसका पैटर्न को समझने की कोशिश की और जब इसका पैटर्न इसे समझ में आया तो वाया मानसून विंड्स जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और जो अरेबियन पेनिनसुला है इससे भी ट्रेड जो है वो शुरू हो गया। तो लैंड रूट के थ्रू ज्यादातर ट्रेड जो है वो हुआ करता था एंड सी रूट का भी इस्तेमाल जो है होता था, बट ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। तो अब यहाँ पर है इस्तांबुल, आप यहाँ देख सकते हैं, यह है इस्तांबुल। इस पूरे एरिया में टर्की, सीरिया, ये इजिप्ट का जो नॉर्दर्न कोस्ट लाइन है, लीबिया का नॉर्दर्न कोस्ट लाइन अप टिल मोरक्को, यहाँ तक जो है ये किसका कंट्रोल आ चुका था, ऑटोमन टर्क्स का। ये पूरा रीजन जो है ये ऑटोमन टर्क्स के अंडर में आ चुका था। तो ऑटोमन टर्क्स के अंडर में अगर ये रीजन आ रहा है तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो कोई भी सामान यहाँ से यूरोप की तरफ और यूरोप से इंडिया की तरफ जो है वो जा नहीं पाएगा। इसका कारण ये है कि टर्किश जो है, टर्किश एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर जो है मुस्लिम इस्लामिक डोमिनेटेड एम्पायर्स थे और क्रिश्चियन एम्पायर्स थे, जो यूरोपियन यूरोपियन एम्पायर्स थे क्रिश्चियन एम्पायर्स थे। तो ये काफी हाई टैक्सेस लगा देते थे, बहुत सारी टैक्सेस जो है वो लगा देते थे, जिसके कारण होता क्या था कि यूरोप में सामान जो है वो बहुत 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 ज्यादा कॉस्टली हो चुका था, बहुत ज्यादा महंगा हो चुका था, जिसके कारण यूरोप के लोगों का जो है गुजारा ठीक से हो नहीं पाता था। तो इसके कारण जो है एक नई डिस्कवरी, एक नए रूट की डिस्कवरी जो है वो कहीं न कहीं शुरू हुई और यूरोप में ये चीज़ें जो है वो फ्रॉम दी अर्ली अर्ली टाइम्स ऑफ 15th सेंचुरी यानी 1410 से लेके स्टार्ट हो गई थी। 1410 1420 से ये चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी कि हमें जो है एक नया रूट डिस्कवर करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये जो वाटरमैन टर्क्स हैं, ये हमें जो है वो क ठीक से ट्रेड करने नहीं देंगे और इनफैक्ट जो ट्रेडिंग सिटीज़ थी, जैसे जिनोवा जिनोवा हो गया, इसके अलावा वेनिस हो गए, इसके अलावा रोम हो गया, ये सब ट्रेडिंग सिटीज़ हैं। ट्रेडिंग सिटीज़ वाले जो है, ये इनको ज़्यादा चोट लगी थी इससे क्योंकि इनका जो धंधा था, ये बेसिकली ट्रेड पे डिपेंडेंट था। तो ये ट्रेडर्स ही थे यहाँ पे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग टाउन्स हुआ करते थे ये, बड़े-बड़े ट्रेडिंग टाउन्स हुआ करते थे। तो इनका जो है वो धंधा चौपट हो गया, इस जो बीच में ऑटोमन टर्क्स हैं, इनके आने के कारण। तो इनको भी एक नए रूट की डिस्कवरी की ज़रूरत थी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो पोर्तुगल और स्पेन, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़े से कंज़र्वेटिव ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक क्रिश्चियंस रहा करते थे। तो पोर्तुगल का चर्च, स्पेन का चर्च थोड़ा कंजर्वेटिव था और बेसिकली इटली वाले तो फिर भी थोड़ा-सा अगर ट्रेड जो है ये कर लेते थे विद द हेल्प विद दिस ऑटोमन टर्क्स, बट ये तो बिल्कुल भी जो है उनके साथ ट्रेड करना इनको गवारा नहीं था। तो पोर्तुगीज़ और स्पेन ने कहा कि इनसे जो हम ट्रेड नहीं करने वाले, हम एक नया रास्ता जो है वो डिस्कवर करेंगे। तो यही सब पीछे की बैकग्राउंड के बाद शुरू होती है क्या, डिस्कवरी ऑफ द यूरोपियंस, डिस्कवरी ऑफ द रूट टू द इंडिया बाय द यूरोपियंस। तो लेट 15th सेंचुरी में ये डिस्कवरी जो है वो बेसिकली हो भी जाती है। शुरू तो हो गई थी 1490s 1420s 1430s से ही, लेकिन लेट 15th सेंचुरी यानी 1490s के बाद से ये डिस्कवरी काफी तेज हो जाती है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स जो है इस फील्ड में उतर कर आ जाते हैं। तो ये जो डिस्कवरी है, इससे पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड और पावर पावर डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आगे आपको जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करूँगा तो आपको पता चलेगा किस तरह से वर्ल्ड पावर डायनामिक्स जो है वो चेंज होता है और बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे के कारण थे, जैसा मैंने बताया आपको। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था अरब डोमिनेंस का। तो अरब डोमिनेंस जो है, ये अरब डोमिनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अरब डोमिनेंस जो है वो हमेशा से इंडियन ओशन रूट पर था। तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद अरब्स ने इस एरिया में अपनी कंट्रोल जो है वो स्थापित कर ली थी। इजिप्ट और पर्शिया में भी इनकी जो है अच्छा खासा कंट्रोल जो है वो हो चुका है। तो ये अरब लोग जो है, इनके डोमिनेंस जो है, इनके कारण यूरोपियंस जो है काफी गुस्सा थे। यूरोपियंस को ये काफी बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया करते थे क्योंकि इंडियन गुड्स पर जो ट्रेड है ये वाया अरब जो है वो उनके थ्रू जाता था। तो यूरोपियंस को ये ट्रेड करने डायरेक्टली देते नहीं थे। तो इसके कारण जो है एक यूरोपियंस के मन में आया कि हम लोग जो है एक नया ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो ढूंढकर निकालें। सेकंड थिंग इज द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड रूट। तो 1453 में मैंने बताया कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक लैंडमार्क इवेंट है, वाटरशेड मूवमेंट है पूरे के पूरे वर्ल्ड इवेंट में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसमें ऑटोमन टर्क्स ने जो पूरे के पूरे ट्रेड रूट से इसको हैम्पर कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, क्योंकि ट्रेड जो है वो ईस्ट से अब महंगा हो गया क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम इंटरमीडियरीज हैं, ये बहुत सारा टैक्स जो है वो लगा देते थे, जिसके कारण सामान जो है यूरोप तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था, जिसके कारण यूरोपियन जो है वो एशियन मार्केट्स का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो चाहते थे, डायरेक्ट एक्सेस जो है वो चाहते थे। तो इसी से आया रेनेसांस पीरियड। तो मैंने बताया रेनेसांस पीरियड क्यों आया, 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में मैंने बताया था कि जो वेस्ट ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर से जो लोग माइग्रेट होकर वापस गए कहाँ पर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में वहां जाकर ये जो बाइजेंटीन एम्पायर वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया, एक नए
तरह के एक अपनी जो नॉलेज है उसे फैलाना शुरू किया। अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर गए थे। उन किताबों को वहाँ पर इन्होंने लोगों को बताया कि हमारे देखो वहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। हमने साइंस में ये तरक्की की है। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर वालों उन लोगों ने सोचा कि यार हम लोग इतना पीछे रह गए। हमारी चर्च ने इतना ज़्यादा हमें पीछे रखा है। तो चर्च के खिलाफ गुस्सा, चर्च के खिलाफ आंदोलन और उसी समय के बाद आप लोग देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं यूरोप में। तो ये सभी चीज़ें जो हैं चर्च का होल्ड जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, सभी चीज़ों ने एक रेनेसां के स्पिरिट को जन्म दिया। तो यूरोप में एक रेनेसां आता है, जो कि लोगों के अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन की भावना जो है वो लोगों के अंदर आती है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना, हर चीज़ के पीछे रीज़निंग लगाना। तो इसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन का दौर शुरू होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट शुरू होती है, तो एडवांस शिप्स बनते हैं। तो शिप बिल्डिंग टेक्निक्स जो है वो काफ़ी एडवांस हो जाती हैं और नेविगेशन टेक्निक्स जो है वो काफ़ी एडवांस हो जाते हैं, एडवांस कंपास आ जाते हैं, जिसके कारण जो लॉन्ग सी वॉयजेज़ हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था, अब ये पॉसिबल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1487 में जो व्यक्ति बार्थोलोमियो दियाज जो है वो पहला व्यक्ति बना जो कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। तो केप ऑफ गुड होप तक जो है बार्थोलोमियो दियाज जो है वो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मैप है, लेट मी शो यू दिस वन दिस मैप। तो ये मैप जो है इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि जो बार्थोलोमियो दियाज है उसका रूट क्या था। तो इन्होंने क्या किया, एक एक बेसिकली जो रूट है, जो वाया वाया कोस्ट लाइन होते होते ये जो है कहाँ पर पहुंचे, ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। ये जो नीचे वाला जो केप है इसे हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये केप ऑफ गुड होप जो है यहाँ पर पहुंचने का काम सबसे पहला यूरोपियन या फिर मैं कहूँ सबसे पहले किसने किया यूरोप से, बार्थोलोमियो दियाज वाया सी रूट। तो कहीं ना कहीं एक तरह से 1494 आते आते लोगों को ये पता चल गई थी कि नहीं, कहीं ना कहीं इंडिया का जो रास्ता है वो और भी जगह से है। हम लोग जो इंडिया की खोज कर रहे हैं वो अब ज्यादा दूर नहीं है। 1487 आते आते लोगों को ये चीजों के बारे में पता चल गई। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स भी रेनेसां के बाद शुरू हो गए थे। एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन जैसे टेक्निक्स को एग्रीकल्चर में लाया गया। इसके कारण हुआ क्या कि एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बढ़ी तो पॉपुलेशन भी बढ़ा, और पॉपुलेशन बढ़ा तो इसके कारण हुआ क्या कि स्पाइसेस की डिमांड जो है वो बढ़ी। क्योंकि लोग जो है वो क्या हुए, अमीर होते गए। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, लोग अमीर होते गए। लोग अमीर होते गए तो लोगों के पास पैसा आया और बहुत सारे लोग जो है वो मर्चेंट्स क्लास में जो है वो तब्दील हो गए। और जब मर्चेंट्स क्लास में पहुंचे तो उनके पास काफी सारा पैसा था, जिसके कारण लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ी। तो ईस्ट से आने वाला लग्जरी डिमांड, जैसे चाइना से जो पॉर्सलिन आता था, इंडिया से जो स्पाइसेस आते थे, ये सभी लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है वो वेस्ट कंट्री में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ी। जिसके कारण लोग जो है वो और ज्यादा क्या हुए, प्रोडक्ट जो है वो खरीदने की डिमांड रखने लगे। और इस इन टर्न दिस रिजल्टेड इनटू व्हाट, दिस रिजल्टेड इनटू मोर एक्सप्लोरेशन। तो ये पूरा का पूरा एक डोमिनो इफेक्ट था। तो जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, इस तरह की चीजें जो है वो आप इस तरह से समझ सकते हो। इसके बाद जो इटालियन सिटीज थे जो एक समय पे बहुत पावरफुल हुआ करते थे, वेनिस और जिनोवा, इन दोनों इटालियन सिटीज भी अब जो है वो वीक हो चुके थे। ये भी जो है ऑटोमन कंट्रोल को बेसिकली, अब ये बहुत छोटे स्टेट्स थे ना, तो ये चैलेंज नहीं कर पाते थे ऑटोमन कंट्रोल को, क्योंकि ऑटोमन टर्क्स जो है वो काफी बड़ा एम्पायर था, और जो ये छोटे सिटी बेस्ड स्टेट्स थे, तो इनके पास मिलिट्री थी, लेकिन बहुत एफिशिएंट मिलिट्री, बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री नहीं थी कि ये ऑटोमन एम्पायर जैसे बड़े एम्पायर से ये पंगा ले सके। तो इसके कारण अदर यूरोपियंस पावर को इन्होंने जो है वो कुछ पैसा देना शुरू किया। तो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ एक्सप्लोरेशन में। जैसे जिनोइज ने जो है वो अपनी जो मैरीटाइम एक्सपर्टीज है जो इन्होंने गेन की थी, उसे जो है बहुत जो है वो शेयर किया कि अब जो भी जो है नए जो भी सेलर्स जाना चाहते हैं इंडिया की खोज में, तो हम लोग इसे मैरीटाइम एक्सपर्टीज देंगे। अपने साथ जो है ये कुछ टेक्निकल स्किल्स जो सीखे थे वो भी इन्होंने उन लोगों को दिया। और एक्सप्लोरेशन का नॉलेज, किस तरह से हमें एक्सप्लोरेशन करना है, किस तरह की विंड्स जो है वो चलती हैं, कैसे-कैसे जो है वो हम जो है वो नाव को किस तरह से मूव कर सकते हैं। ये सभी जिनोइस काफ़ी माहिर थे इन चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत पहले से करते आ रहे थे। तो जिनोइस जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी माहिर थे, और इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बाकी लोगों को सिखाएँगे, ताकि वो क्या करें, इंडिया से जो इंडिया का जो अल्टरनेट रूट है वो इसे ढूँढे। बाकी जो नॉर्थ यूरोपियन नेशंस है इन्होंने जो है वो पैसे से और सोल्जर्स से मदद की। बट बेसिकली जो जितना दे सकता था उसने वो दिया, जिस तरह से वो दे सकते थे उन्होंने वो दिया, फंड्स दे सकते थे जिन्होंने वो फंड्स दिए, जिनके पास काफ़ी सोल्जर थे उन्होंने सोल्जर दिया। तो कुछ जो वेंचर्स इस तरह की जो खोज करते थे, इन सभी को जो है इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई। स्टेट का भी सपोर्ट था। स्टेट का सपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल पोर्तुगल के राजा प्रिंस हेनरी, इन्होंने जो है एक बहुत अ, अहम योगदान निभाया एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने में। अपने कंट्री में इन्होंने कहा कि आप लोग प्रमोट कीजिए
आप लोग जो है एक्सप्लोर कीजिए और जो भी खर्चा होगा, जो भी फंड्स होंगे वो राजा के द्वारा, स्टेट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। तो स्टेट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स टाइप की चीज़ें चलाई गई। तो इसीलिए इनको जो है द नेविगेटर नाम से इनको जो है वो कहा जाने लगा, टाइटल दे दिया गया नेविगेटर। तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ओशनिक रूट को ढूँढने में, सर्च करने में, जो भी पैसे लगते थे इन्होंने दिया, ताकि जो बाईपास जो मुस्लिम डोमिनेटेड ट्रेड है उसे बाईपास किया जा सके। और हालाँकि इनके ये काफ़ी जल्दी मर गए थे, जब तक ये जिंदा थे तब तक जो है ओशन रूट पे डिस्कवर नहीं हो पाया। लेकिन इनके जाने के बाद जो है वो इंडियन रूट को जो है वो ओशन रूट इंडिया के लिए डिस्कवर हो गया। एक ट्रीटी ऑफ टोडेसिया होती है 1494 में। ये ट्रीटी ऑफ टोडेसिया में जो यूरोप के दो इंपॉर्टेंट देश हैं, पोर्तुगल और स्पेन, जो उस समय काफी पावरफुल माने जाते थे। पोर्तुगल और स्पेन ने क्या किया, इन्होंने जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आप लोग ये मैप देख सकते हो, ये मैप में आपको साफ साफ नजर आएगा कि किस तरह से पोर्तुगल और स्पेन जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में। तो ये वाला मैप था, सॉरी ऊपर चलेंगे। ये वाला जो मैप आप देख सकते हो, ये है ट्रीटी ऑफ टोडेसिया वाला लाइन। तो ये जो आपको येलो लाइन दिख रहा है, ये येलो लाइन जो है, ये लाइन जो है इसे लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं। और ये लाइन जो है ये केप वर्दे आइलैंड से अराउंड 1300 माइल्स की दूरी पर है। तो ये आइलैंड जो है, इससे इतनी दूरी पर ये जो लाइन खींची गई, ये लाइन ने डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में, एक ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। तो जो भी वेस्टर्न पार्ट में है, स्पेन उस लैंड को क्लेम करेगा, और जो भी वेस्टर्न पार्ट में है वहां पर पोर्तुगल उस लैंड को क्लेम करेंगे। यानी कि पोर्तुगल जो है अपना एक्सप्लोरेशन सिर्फ इस लाइन के वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में करेंगे, और इस लाइन के वेस्टर्न साइड में सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश एक्सप्लोरेशन जो है वो होगा। तो ये चीजें क्यों की गई, ताकि आगे जाकर किसी में, इन दोनों में झगड़ा ना हो, आगे जाकर जो है ट्रीटी कर ली गई ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो ये ट्रीटी ऑफ टोर्डिसा काफी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें पोर्तुगीज को सारे के सारा ईस्टर्न टेरिटरीज क्लेम करने का मौका मिल गया, और स्पेन को जो है वो अमेरिका जो है वो मिल गई, और उन्होंने अमेरिका पे फोकस किया। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया में जो पोर्तुगीज है वो पहले आए। अगर इस लाइन को बनाया नहीं जाता या उल्टा होता, तो हो सकता है कि इंडिया में स्पेन की कॉलोनी आती, ना कि पोर्तुगीज की। ठीक है, तो बेसिकली यूरोपियंस ने डिस्कवरी ऑफ सी रूट को इंडिया में क्यों किया, बहुत सारे रीजन थे। इकोनॉमिक रीजन हमने देखा, पॉलिटिकल रीजंस, ऑटोमन टर्क्स का कंट्रोल हमने देखा, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हमने देखा किस तरह से जो माइग्रेशन है वेस्टर्न यूरो रोमन एम्पायर से ईस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ हुआ, अरब डोमिनेंस, ऑटोमन मोनोपोली, रेनेसांस पीरियड, स्टेट सपोर्ट, ये सभी जो है इन्होंने रोल अपना अपना रोल प्ले किया है पूरे के पूरे यूरोपियन हिस्ट्री को और वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। इससे पूरे ग्लोबल ट्रेड में और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमेशा के लिए बदल गई। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आते हैं, इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियन पावर इंडिया में आती है वो है द पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया में आते हैं, और पोर्तुगीज जो है वो इंडिया में जो है वो 14, यहाँ पे 16 तो नहीं होगा, 15th सेंचुरी, दैट मीन्स 1498 जो है वो उन्होंने जो है वो आना शुरू कर दिया था। लेट 15th सेंचुरी या अर्ली 16th भी कह सकते हैं, अर्ली 16 यानी 1601, 1501 के करीब, लेकिन 1498 में ही वास्को ड गामा जो है वो इंडिया जो है वो पहुंच चुका है। सो दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस जिन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया, और सबसे लास्ट में जो है वो जाने वाले यूरोपियंस भी यही थे। तो 1961 में जाकर इनको जो है वो गोवा, आसाम, गोवा, दमन एंड दीव से जो है इनको भगाया गया, तब जाके ये जो है इंडिया को छोड़ पाए। देन उसके बाद की इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो द वास्को ड गामा केम इन 1498। 1498 में ये कैलिकट में पहुंचे, और बेसिकली ये कैलिकट में डायरेक्टली नहीं पहुंचे। ये जो है इन्होंने पहले तो, वास्को ड गामा ने पहले तो बार्थोलोमियो दियाज का रास्ता अपनाया। मैंने जो आपको मैप दिखाया था, ये वाला बार्थोलोमियो दियाज का जो मैप है, ये बार्थोलोमियो दियाज का जो मैप है, इसने जो है ये मैप को अपनाया, और इसने जो है लिस्बन से ये निकला, और लिस्बन से निकलने के बाद ये वो उसी रास्ते को, बार्थोलोमियो दियाज के जाने वाले रास्ते को ही इसने इसने क्या किया, इसने जो है वो वहां तक पहुंचा, और उसके बाद वाया धीरे धीरे करके कोस्ट कोस्ट होते होते ये पहुंच गया मोम्बासा पोर्ट। और मोम्बासा जो कि केन्या में है, यहाँ पर जो पहुंचने के बाद, ये मोम्बासा पोर्ट में पहुंचने के बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पर देखे दो गुजराती सेलर्स, उनमें से एक का नाम था अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद जो है ये गुजराती सेलर हुआ करता था, और ये अब्दुल मजीद को इन्होंने क्या किया, पकड़ा, इनको बंदी बनाया, और अब्दुल मजीद से इन्होंने कहा कि आप जो है वो हमें रास्ता दिखाओगे कैलिकट का। तो अब्दुल मजीद के थ्रू ही ये जो है वो इंडिया में पहुंच पाया। तो पहले इसने बार्थोलोमियो दियाज का जो रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू ये कहाँ पहुंचा, मोम्बासा पोर्ट पहुंचा, और मोम्बासा पोर्ट पहुंचने के बाद ये इसने वहां पर विद द हेल्प ऑफ दी अब्दुल मजीद, इसने जो है वो क्या किया, इंडिया तक का रास्ता ढूंढा।
तो ये बहुत सिग्निफिकेंट था क्योंकि पूरा का पूरा पूरे यूरोप में सबसे पहला जो यूरोपियन है डायरेक्ट सी रूट के थ्रू वो इन पहुंचने वाला यही इंसान था, वास्को ड गामा। तो ये जब वापस गया यूरोप में तो बहुत सारे अपने साथ जो है वो स्पाइसेस लेकर गया, पूरे जहाज के जहाज इसने भर कर स्पाइसेस लेके गए। और कहा जाता है कि स्पाइसेस का दाम यूरोप में 10 गुना जो है वो कम हो गया, जिसके कारण यूरोप में भी जो है वो होड़ मच गई किस तरह से वास्को ड गामा ने ये सब किया। तो वास्को ड गामा फिर आया, उसको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो वापस इंडिया में आया 1501। और 1501 में आने के बाद उसने जो है वो कैलिकट के जो राजा है जैमुरीन, कैलिकट के जो राजा है जैमुरीन, इसने उससे जाकर जो है कुछ कंसेशन मांगी। इसने कहा कि आप जो है अरब्स को और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको जो है वो इंडियन ओशन ट्रेड से निकाल दो, मतलब उनको जो है वो ट्रेड बैन कर दो, उन पर ट्रेड बैन लगा दो कि आप लोग से हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोर्तुगीज ट्रेडर से ही ट्रेड करेंगे। तो उस समय का अगर आप सिनेरियो देखो तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ट्रेडर्स नहीं थे, इंडिया में बहुत सारे बाकी बाकी ट्रेडर्स भी थे। अगर इंडियन ओशन में देखें तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है, यहाँ के जो ईस्टर्न अफ्रीकन ट्रेडर्स ये भी थे, कुछ अरब ट्रेडर्स भी थे। अरब ट्रेडर्स के अलावा यहाँ पर जो सुमात्रा जावा वाले आइलैंड से जावानीज ट्रेडर्स भी थे, और कुछ चाइनीज ट्रेडर्स भी जो है यहाँ पर थे। इसके अलावा जो इजिप्ट का जो व्यापार है वो भी इंडियन ओशन के थ्रू चलता था, तो इजिप्शियंस भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, और ऑटोमन्स तो यहाँ पर थे ही। तो काफी लोग जो है वो इंडियन ओशन में ट्रेड किया करते थे, और ये लोग पहले साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रेड किया करते थे, इनमें कोई ऐसा मोनोपोली वाली चीज नहीं थी। सब लोग एक जैसा ट्रेड, सब लोग जो है अपने अपने सेक्टर में ट्रेड करते थे, सब लोग जो है वो मिल बांट कर ट्रेड किया करते थे। लेकिन वास्को डिगामा चाहते थे मोनोपोली, पोर्तुगीज चाहते थे मोनोपोली, तो इन्होंने कलकत्ता में जाकर जैमोरिन से सीधा सीधा ये कह दिया कि आप जो है इन सभी ट्रेडर्स को आप अपने एरिया से हटा दीजिए, आप सिर्फ ट्रेड किससे कीजिए, आप हमसे सिर्फ ट्रेड कीजिए। जिसके कारण हुआ क्या कि जो अरब से वो काफी ये हो गए, गुस्सा हो गए। पहले तो जमूरिन ने मना कर दिया कि मैं ऐसे आपको कंसेशन नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे बहुत पुराने लिंकेजेस हैं, ट्रेड लिंकेजेस हैं, और आप अभी नए नए आए हो, और नए नए आने के बाद आप जो इस तरह की डिमांड करोगे तो हम लोग ये मंजूर नहीं कर सकते। तो इसके कारण इसने क्या किया, पूरे के पूरे अरब कमर्शियल नेटवर्क को डिसरप्ट कर दिया, सब बहुत सारी जहाजों, अरब जहाजों को डुबा दिया इसने, और बहुत सारे लोगों को जो इसने मरवा दिया। बाद में जाकर जैमोरिन से इसे थोड़े कंसेशन मिल गई, कैननोर और कोचिन में इसे जो है ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिली। तो ट्रेड एंड मोनोपोली इसके समय की देख ले तो ट्रेड एंड मोनोपोली में इसने कुछ खास योगदान नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल ट्रेड को डिसरप्ट करने का काम किया। तो इंडियन ओशन में एंटर करते ही जो 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 बाकी ग्रुप्स हैं, जो बाकी ट्रेडर्स हैं, अरब्स हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, ये सभी ने देखा कि वास्को डिगामा पोर्तुगीज जो है यहाँ तक आ गए हैं, और ये इसी मकसद से आए थे कि हमें जो है वो किसी भी तरह का डोमिनेशन नहीं चाहिए। तो हमें जो है वो अ, ये सब डाइवर्स ग्रुप्स को हटाओ। पोर्तुगीज चाहते थे कि हमें जो है वो अरब कॉम्पिटिटर्स नहीं चाहिए, हमें कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए, हमें जो है वो चाहिए ट्रेड मोनोपोली। तो पूरे इंडियन ओशन में हम जो है वो ट्रेड मोनोपोली करेंगे, और इसके अंडर में बहुत सारे, इसलिए पोर्तुगीज ने बहुत सारे गवर्नर्स भी अपॉइंट करना शुरू कर दिए थे फॉर फुलफिलिंग देयर मीन्स। तो जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सभी के बारे में, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, इसके अलावा नीनो द कुन्हा है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट गवर्नर्स है। इनके अंडर में बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज जो है वो कंट्रोल में आई। गोवा 1510, मलक्का 11 एंड हॉर्मुज जो है 1515 एंड कोलंबो 1518 तक आते आते इन्होंने कुछ एरियाज को, कुछ पोर्ट्स को, कुछ छोटे छोटे एरियाज को कॉलोनी करना, बेसिकली फैक्ट्री बनाना वहां पर शुरू कर दिया था, कॉलोनाइज करना वहां पर शुरू कर दिया था। कॉलोनाइज वर्ड ठीक नहीं रहेगा, फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया था, फैक्ट्री की परमिशन इनको जो है वो मिल गई थी। 1506 में जो है पोर्तुगीज ने मोनोपोली दे दी, रॉयल मोनोपोली दे दी ट्रेड की, और पोर्तुगीज ने डिक्लेयर कर दी रॉयल मोनोपोली ट्रेड की, और इन्होंने कहा कि हमें जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे वो किसके नाम पे करेंगे, हम लोग ट्रेड जो है वो हमारे पोर्तुगीज एम्परर के लिए करेंगे, पोर्तुगीज किंग या पोर्तुगीज क्वीन के लिए करेंगे। तो रॉयल मोनोपोली यानी कि जो भी ट्रेड होगा, अगर स्पाइसेस में ट्रेड हो रहा है, अगर सिल्क में ट्रेड हो रहा है, किसी भी चीज में ट्रेड हो रहा है, तो वो रॉयल मोनोपोली में माना जाएगा। और किसी ने भी अगर रॉयल मोनोपोली वाली चीजों को अगर ट्रेड किया तो उससे जो है काफी ज्यादा पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज कुछ आइटम्स जैसे क्या क्या ट्रेड में यूज किया जाता है, जैसे पेपर स्पाइसेस, तो ये तो डोमिनेंट है ना। इसके अलावा जो मालाबार से पेपर आता था, और बाकी सारे स्पाइसेस जो है वो मलक्का आइलैंड, मलक्का से यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इंडोनेशिया वाला आइलैंड, मलेशिया वाला जो रीजन है, उसके बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है, उसी आसपास वाले रीजन से स्पाइसेस जो आते थे, इंडोनेशियन आइलैंड से स्पाइसेस आते थे। श्रीलंका से सिनेमन जो है वो ट्रेड किया करता था। हॉर्स ट्रेड की भी मोनोपोली थी पोर्तुगीज के पास, तो पोर्तुगीज जो है वो हॉर्स की ट्रेड में भी मोनोपोली करके बैठे थे।
इन्होंने क्या किया कि जो अरेबिया और पर्शिया से जो हॉर्सेस आते थे, इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया और हॉर्सेस को इनके थ्रू, मिडिलमैन के थ्रू बेचना जो है वो शुरू किया इंडियन रूलर्स को। तो हॉर्स ट्रेड में भी इन्होंने अपनी मोनोपोली कर ली थी। तो पोर्तुगीज के अराइवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन ट्रेड, इंडियन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कल्चर पूरी तरह से इन्होंने जो है वो हैम्पर करके रख दिया। और इनकी जो ट्रेड मोनोपोली है और जो कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, इससे पूरे पूरे इंडियन ओशन ट्रेड को एक बेसिकली डिसरप्ट ही कर दिया था, खासकर गोवा में। तो ये सब जो आइलैंड्स है, ये सब जो फैक्ट्रीज है, इन्हें आप देख सकते हो। आपको इनका ईयर्स नहीं याद रखने, आप सिर्फ जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज के नाम, जैसे सूरत में इनकी फैक्ट्री थी, दमन, दादरा नगर हवेली, है ना, सालसेट, बॉम्बे, वसई, इसके अलावा चौल, गोवा, बैंगलोर, कन्नौर, कैलिकट, कोचिन, इसके अलावा जो ये कोल्लम, लक्षद्वीप, मालदीव्स, ये सभी जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं और वेस्टर्न और जो अरेबियन सी वाले जो अलग अलग आइलैंड्स हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी इन्होंने जो है, जैसे मसूलीपट्टनम, पुलिकट, मइलापुर, नागपट्टनम, तूतीकोरिन, यहाँ पर भी इन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। हुगली में भी इन्होंने जो है अपनी फैक्ट्री बनाई और चिटागोंग जैसे रीजन में भी अपनी फैक्ट्री बनाई। तो इन्होंने जो है आने वाले पूरे 150 सालों में इन्होंने जो है पूरी की पूरी वेस्टर्न कोस्ट लाइन और पूरी की पूरी ईस्टर्न कोस्ट लाइन तक जो है अपनी कंट्रोल जो है वो अच्छी खासी जमा कर रखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी पोर्तुगीज गवर्नर। तो पोर्तुगीज के कितने सारे बहुत सारे गवर्नर्स इंडिया में आए, तो उनमें से हमें कुछ कुछ गवर्नर्स के नाम हमें याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो पहला इंसान जो पोर्तुगीज ये गवर्नर था एक्चुअली, ये जो है एक ट्रेडर था, प्राइवेट ट्रेडर कबराल, पेड्रो अल्वाराज कबराल। ये ट्रेडर जो है ये इंडिया में आया 1500 में, और इसने जो है इसके 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 ऊपर एक बेसिकली ब्राजील नाम की डिस्कवरी जो है इसने की थी, तो इसे ब्राजील की डिस्कवरी के लिए भी जाना जाता है। इसने एक फैक्ट्री बनाई कैलिकट में, पोर्तुगीज ट्रेडिंग फैक्ट्री परमिशन ले ली कैलिकट में। तो बेसिकली कैलिकट, कैनानूर एंड कोची, ये तीन एरियाज में अब तक जो है पोर्तुगीज की फैक्ट्री आ चुकी है। अरब के खिलाफ इन्होंने रिटेलिएशन किया, तो वही पॉलिसी पोर्तुगीज की रही। अरब मर्चेंट्स जो है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जिसके कारण कैलिकट को जो है वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने बॉम्बार्डमेंट कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बहुत सारे बम के गोले जो है वो दागे गए कैलिकट में, जिसके कारण इसने इसकी डिप्लोमेसी को गन बोट डिप्लोमेसी के तौर पर जाना जाता है। तो पोर्तुगीज नेवल पावर इतनी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने जो है अपनी गन बोट डिप्लोमेसी को जो है वो लोगों को दिखाना शुरू किया कि या तो आप हमारी बातें मानो, हमें ट्रेडिंग राइट्स दो, अदरवाइज हम लोग ट्रेडिंग राइट्स जो है वो फोर्स के थ्रू भी हम लोग ले सकते हैं। तो हालांकि ये प्राइवेट ट्रेडर था, लेकिन इसने कुछ चीजें ऐसी की थी जो पोर्तुगीज को इनडायरेक्टली जो है वो फायदा कर गई। तो इसीलिए जो है इसे हम लोग बेसिकली इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट अगर कोई पूछे तो फर्स्ट गवर्नर कौन था पोर्तुगीज के द्वारा, पोर्तुगीज इंडिया यानी पोर्तुगीज गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर। अल्मीडा जो है 1505 से 1509 तक था, और इसने जो है वो इसके टाइम टेन्योर में एक बैटल ऑफ दीव हुई थी। तो हुआ क्या था कि बेसिकली इजिप्ट की फ्लीट, गुजरात की फ्लीट, और इन दोनों को जो है पैसा पहुंचाने का काम जो है वेनिस और जिनोवा वाले लोगों ने किया। और इसके अलावा जो ऑटोमन्स थे, इन्होंने जो है वो सोल्जर्स भी भेजे थे, ऑटोमन्स और ग्रीक्स ने, नॉट ग्रीक्स, इजिप्शियंस ने सोल्जर्स जो है वो भेजे थे। तो ये जो है ये सभी पावर्स जो है वो किसके खिलाफ लड़ रही थी, पोर्तुगीज के खिलाफ, पर्टिकुलरली अल्मीडा के खिलाफ। तो 1507 में ये जो लड़ाई होती है, 1507 में जो है पोर्तुगीज गवर्नर अल्मीडा के खिलाफ जो इन सभी पावर्स ने एक साथ आकर लड़ाई लड़ी। इसके कारण हुआ क्या कि इसके कारण जो है अल्मीडा का बेटा मारा गया, और रिटेलिएशन में जो है बैटल ऑफ दीव में इसने जो है वो जितने भी ट्रेड अरब पोस्ट हैं, जेड्डा, मक्का, मस्कट, सब जगह पे इसने अटैक किया, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और पूरे के पूरे इंडियन ओशन रूट की जो ट्रेड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रप्ट हो गई थी, पूरी तरह से वो डिस्ट्रप्ट हो चुकी थी। इसने एक नई सिस्टम शुरू की, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे एस्टादो द इंडिया भी कहा जाता है। पोर्तुगीज नेवल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए इंडियन ओशन में इसने स्टार्ट किया ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने इसमें इन्होंने जो है अपनी पोर्तुगीज की सी पावर और टेरिटोरियल कंक्वेस्ट को इसने दिखाया, और पूरे के पूरे इंडियन ओशन में इसने नेटवर्क ऑफ बेसेस बनाए। बहुत सारे जितने भी एंट्री पोर्ट्स, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं और जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं इन द इंडियन ओशन, सब में इसने क्या किया, सब में इसने जो है वो एक तरह से अपने बेसिस बना दिए। और जो भी जहाज जो है वो इंडियन ओशन में एंटर करना चाहती है, वो इनसे जो है बिना परमिशन लिए एंटर नहीं कर सकती है। तो दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज। तो
पुर्तगाल के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर 1510 में इन्होंने जो है गोवा को कैप्चर कर लिया। बेसिकली विजयनगर एम्पायर के साथ जो है लड़ाई चल रही थी, बीजापुर और सुल्तान ऑफ बीजापुर के साथ। तो बीजापुर सुल्तान वर्सेस विजयनगर एम्पायर में इसने जो है वो कैप्चर कर लिया गोवा को, और इसने जो है विजयनगर एम्पायर का साथ दिया था पोर्तुगीज ने। तो विजयनगर एम्पायर ने खुश होकर गोवा को जो है वो कहा कि आप रख लो इसे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गोवा को जो है वो कनकर्ड गोवा को जो है इसने दे दिया इसे पोर्तुगीज को। इसी के टेन्योर में जो है वो एबॉलिशन ऑफ सती की गई, सती प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया गया अपने टेरिटरीज में। लोकल मैरिजेस को इंक्रीज किया गया कि पोर्तुगीज जो है वो लोकल गोवा की जो गर्ल्स हैं उनसे शादी करें, ताकि एक हमें जो है वो इंडो पोर्तुगीज पॉपुलेशन जो है वो मिल सके, तो एक स्टेबल पॉपुलेशन जो है हमारी ग्रो करेगी। इसके अलावा इन्होंने न्यू क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस किए और न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की इंडिया में, नई क्रॉप टेक्निक्स जो इन्होंने वहां पर सीखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इन्होंने किया, बहुत सारे रोड्स, कैनाल्स, ये सब जो है अपने एरिया में इन्होंने बनाना शुरू किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल इज नीरो दा कुन्हा। तो नीरो दा कुन्हा ने इसने जो है वो एक इंपॉर्टेंट काम किया। नीनो दा कुन्हा के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ गोवा में हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले कोचीन हेडक्वार्टर हुआ करता था, कोचीन से जो हेडक्वार्टर है वो गोवा में शिफ्ट कर दिया गया, और इससे जो है गोवा की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई थी। ट्रीटी ऑफ वसई होता है, ट्रीटी ऑफ वसई में इसने जो है वो बहादुर शाह ऑफ गुजरात, इससे जो है उसने वसई आइलैंड्स को ले लिया। हुआ क्या था बेसिकली, बहादुर शाह को जो खतरा था हुमायूं से, तो हुमायूं जो है वो उस वक्त तक जो है वो पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट करने में लगा हुआ था, मुगल एम्पायर को। तो हुमायूं जो है बंगाल और गुजरात, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, इस दोनों जगह पे जो है कंसोलिडेशन शुरू किया। तो हुमायूं ने बेसिकली जो बहादुर शाह गुजरात है, इनके साथ भी इनकी लड़ाई थी, बट हुमायूं को जो है रिटर्न होना पड़ा कुछ कारण से। तो बहादुर शाह गुजरात ने जो है इसे प्रॉमिस, पोर्तुगीज को प्रॉमिस करके रखा था कि वी विल गिव यू वसई, वसई आइलैंड को हम लोग आपको दे देंगे, आप लोग हमें जो है वो प्लीज हेल्प करो और हुमायूं से लड़ने में हमारी सहायता करो। तो पोर्तुगीज से सहायता मांगी किसने, बहादुर शाह गुजरात ने। बट हुमायूं जो है वो किसी कारण से जो है बहादुर शाह गुजरात से लड़ाई नहीं कर पाता है, बंगाल में उस समय रिवोल्ट हो गया था, तो इससे जो है वापस लौटना पड़ा बंगाल की तरफ, जिसके कारण बहादुर शाह गुजरात से लड़ाई नहीं हो पाई। तो इसके कारण डिबेट ये हो गया कि बहादुर शाह को ये आइलैंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हालांकि ये मसई आइलैंड जो है वो उसने दे दिया था, बट पोर्तुगीज जो है यहाँ पर जो है फोर्ट बनाने लगे। तो परमिशन मिली थी फैक्ट्री बनाने की, इन्होंने यहाँ पर फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी, जिसके कारण बहादुर शाह गुजरात को ये चीज पसंद नहीं आई, और बहादुर शाह गुजरात जो है इसने पोर्तुगीज से शिकायत की, और पोर्तुगीज ने इन्हें जो है वो अपने जहाज में, अपने शिप में बुलाकर जो है इनका मर्डर करवा दिया। तो इसी तरह से ट्रीटी ऑफ वसई जो है उसके कारण 1534 में इनको जो है वसई आइलैंड्स जो है वो मिल जाती है। हालांकि ये पूरी पीछे की स्टोरी है, मैंने स्टोरी इसलिए नहीं डाली क्योंकि स्टोरी का कोई रेलेवेंट नहीं, रेलेवेंस नहीं है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो ट्रीटी ऑफ वसई कौन सी ईयर में साइन हुआ, या ट्रीटी ऑफ वसई जो है किसके किसके बीच साइन हुआ। तो आपको बताना है पोर्तुगीज वर्सेस पोर्तुगीज और हुमायूं, सॉरी पोर्तुगीज और बहादुर शाह गुजरात के बीच में साइन हुई। तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो कहानी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं कहानी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बट क्लास में मैं आपको सारी की सारी बैक स्टोरी जो है वो भी बताता चलूंगा, ताकि आपको जो है वो इंटरेस्ट आता रहे। नेक्स्ट थिंग इज बंगाल सेटलमेंट्स में इसने जो है वो बंगाल के सेटलमेंट्स में भी इसने अपना कब्जा बढ़ाया। बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट इसने जो है वो बंगाल में स्टैब्लिश किए, हुगली में, जो इसके अलावा बंदेल है। अब बहुत सारे अलग अलग रीजन में इसने बंगाल में जो है अपना प्रेजेंस जमाने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया हुगली में। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पोर्तुगीज गवर्नर के, ये कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया पोर्तुगीज इंटरेस्ट को इंडिया में एस्टेब्लिश और इंडिया में एक्सपैंड करने की। कब्राल ने स्टार्टिंग में जो है ट्रेड रिलेशंस बढ़ाए, अल्मीडा ने नेवल डोमिनेंस को सिक्योर किया, अल्बुकर्क ने पावर को कंसोलिडेट किया थ्रू टेरिटोरियल कंक्वेस्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। नीनो दा कुन्हा ने स्ट्रेटेजिकली क्या किया, अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया फ्रॉम कोचीन टू गोवा, एंड पोर्तुगीज प्रेजेंस जो है नई रीजन में बढ़ाने का काम किया। तो जितने भी पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है वो सभी जो है इन्होंने की, इस पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है वो सभी बढ़ाने का काम इन्होंने किया, और जिसके कारण ट्रेड रूट्स, कल्चरल एक्सचेंज, पॉलिटिकल डायनेमिक्स सब पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में। द नेक्स्ट थिंग इज, तो पोर्तुगीज पॉलिसीज इन इंडिया में हमने एक वर्ड देखा था, दैट इज काटा सिस्टम, और नॉट काटा सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसे स्टार्ट करने का काम किसका था, अल्मीडा का। ब्लू वाटर पॉलिसी में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है काटा सिस्टम और एक होता है काफिला सिस्टम। तो काफिला सिस्टम और काटा सिस्टम जो है कि बहुत छोटा सा चीज है, आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। तो काटा सिस्टम है क्या, काटा सिस्टम जो है ये बेसिकली एक परमिट है। तो कोई भी जहाज अगर इंडियन ओशन में एंटर कर रहा है तो उससे क्या लेना पड़ेगा, एक परमिट लेना पड़ेगा, एक एक बेसिकली आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी।
तभी आप जो है इंडियन ओशन से ट्रेड कर सकते हो। परमिट लोगे तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तो एक तरह से टैक्स ही था ये, परमिट क्या था, एक तरह से टैक्स ही था। तो टैक्स जो है इन्होंने वसूलना शुरू किया, और टैक्स जो है इन्होंने एज ए काटा सिस्टम के तौर पर वसूलना शुरू किया। ट्रेड के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है इस तरह की चीजें जो है वो लाई, ताकि पोर्तुगीज जो है वो ट्रेड को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। और इसके लिए इन्होंने नेवल पावर का भी इस्तेमाल किया। तो नेवल पावर जो पोर्तुगीज की थी, इसके थ्रू काटा सिस्टम को इन्होंने एनफोर्स करने की कोशिश की, क्योंकि जो भी प्राइवेट ट्रेडर जो है वो पार होता था, वो प्राइवेट ट्रेडर जो है वो पोर्तुगीज से नहीं भिड़ सकता था, क्योंकि उसके पास नेवी नहीं थी। तो वो उस तरह की नेवी को बिल्ड करने के लिए इसने उस तरह की नेवी की हेल्प से पोर्तुगीज ने क्या किया, अपना डोमिनेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया, इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। इसी कारण हुआ क्या कि जो भी शिप्स जो काटा सिस्टम जिनके पास नहीं है, वो अगर वो पोर्ट इंडियन ओशन में एंटर कर गए हैं, तो उन्हें उनके जहाज को या तो कंफिस्केट कर लिया जाएगा। पहले तो उनको बोला जाएगा कि आप काटास ले लो। अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो उनके जहाज को छीन लिया जाएगा, उनके सामान को कंफिस्केट कर लिया जाएगा, उनके जितने भी लोग जहाज में हैं सबको जो है वो बंदी बना लिया जाएगा, और सबको जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, और बहुत सारी अलग पेनल्टीज और लगेंगी। तो ये काटा सिस्टम का जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज काफिला सिस्टम। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज काफिला सिस्टम। तो काफिला का मतलब क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा, मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। तो काफिला सिस्टम जो है, ये काफिला सिस्टम जो है ये काटा सिस्टम से ही रिलेटेड है। हुआ क्या कि बहुत सारे जो शिप्स हैं, वो काटा सिस्टम जो है इसको अवॉइड करने लगे। तो इस अवॉइड कैसे करने लगे, तो जो मैप्स है, लेट मी शो यू वन मैप यहाँ पर। दिस मैप, लुक एट दिस मैप। जो पोर्तुगीज हैं, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा, इस तरह से आप देख सकते हो कि इंडिया में घुसने के कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। जैसे आप अगर अरब से आते हो, जैसे आप अगर यहाँ से आ रहे हो, तो 1 मिनट, हाँ, तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से फ्रॉम द पर्शियन गल्फ, तो आपको यहाँ पर जो है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है वो पार करना पड़ेगा। यहाँ पर बाबल मंदाब स्ट्रेट है, अगर आप रेड सी से आ रहे हो तो यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा आपको। और अगर आप ईस्ट अफ्रीका के साइड से आ रहे हो, तो यहाँ पर जो है नीचे में भी पोर्तुगीज ने अपने मोम्बासा साइड में अपने बेसेस जो है वो बना कर रखे हैं। तो गल्फ ऑफ एडेन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसके अलावा गोवा में, कैलिकट में, श्रीलंका के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में, और जो यहाँ पर जो मैप में नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी इन्होंने अपने जो बेसिस है वो बनाकर रखे थे। तो अगर कोई शिप यहाँ से आ रही है, तो उससे पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का में काटा सिस्टम परमिशन लेनी पड़ेगी, और देन वो जो है वो क्या कर सकती है, वो अलग अलग रूट्स के थ्रू जा सकती है। तो कोई भी शिप अगर यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर जो है इसे यहाँ पर काटा से लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर कोई शिप रेड सी से आ रही है, तो उसे यहाँ पर जो है वो काटास लेना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि काटास जो है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन काटास को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ सोमालिया के पायरेट्स जो है वो उभर कर आए। तो पायरेट्स कौन होते थे, जो ये पोर्तुगीज के खिलाफ उठ खड़ी हुई जो कम्युनिटी है, सोमालिया पायरेट्स, इन्होंने जो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स की हेल्प करना शुरू की। कैसे, ये कम पैसे में जो है ये क्या करते थे, अपनी जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया करते थे ट्रेडर्स को, कि पोर्तुगीज जो है वो आपको किसी तरह से डैमेज ना कर सके। और दूसरी चीज, ये कम पैसे में, यानी 50%, 60% अमाउंट जो पोर्तुगीज लेते थे, उसका 50% अमाउंट में कहते थे कि आपको हम क्रॉस करवा देंगे। तो सोमालिया पायरेट्स का दबदबा धीरे धीरे इंडियन ओशन में बढ़ने लगा था, जिसके कारण पोर्तुगीज को ये चीजें जो है वो रास नहीं आई, और उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, काफिला सिस्टम। तो काफिला सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि जो भी शिप्स इंडियन ओशन से गुजरेंगी, इनको जो है वो छोड़कर आया जाएगा, इनको जहां पर ये जा रहे हैं, वो उस एरिया तक जो है इनको छोड़कर आया जाएगा थ्रू ए काफिला। काफिला किसका काफिला, पोर्तुगीज शिप्स का, पोर्तुगीज फ्लीट का। तो पोर्तुगीज फ्लीट जो है, इनका जो है काफिला जो है वो इनके साथ चलता था, जिसमें बेसिकली फ्रिगेट्स होते थे। फ्रिगेट जो है वो जहाज होते थे, उनके ऊपर गन माउंट होते थे। तो इस कारण से ये जो काफिला सिस्टम है, ये काफी डेंजरस हो चला था, क्योंकि इनके पास जो है, अब ये मर्चेंट शिप है, इनके चारों तरफ जो है कौन चल रहा है, पोर्तुगीज शिप चल रही है। तो ये किसी भी तरह से भाग नहीं सकता। ये मर्चेंट शिप अब फंस गया है, अब ये भाग नहीं सकता, अब इसे काटास जो है वो देना पड़ेगा। तो ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, पायरेसी और अटैक से बचाने के लिए। पोर्तुगीज का ये कहना था कि हम लोग जो है शिप जो है वो पायरेसी और अटैक से जो है ये जो है डैमेज ना हो जाए, इसके कारण जो है हम लोग जो है ये काफिला सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पर एक्चुअली में इनको जो है अपनी काटास की जो है एक सिक्योरिटी चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने जो है ये शुरू किया। इनका पर्पस जो है ये बताते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग दी सेफ पैसेज टू दी ट्रेड कॉन्वॉय। तो जो भी फ्लीट्स हैं पोर्तुगीज की, ये इनके साथ जाएंगी, इनको सिक्योरिटी देंगी, और जो भी
पायरेसी करने वाले जो पायरेट्स हैं उनको खिलाफ जो है इनको सिक्योरिटी दिया जाएगा। तो काफिला सिस्टम जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी का ये कंपोनेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके दो कंपोनेंट जैसे मैंने बताया, काटा सिस्टम लाइसेंस वाला, और इस लाइसेंस को सिक्योर करने के लिए इन्होंने जो काफिला सिस्टम जो है ये शुरू किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है कि ये बेसिकली इसको पॉलिसी ऑफ नेवल सुप्रीमेसी भी कहा जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा जो शुरू किया गया था। इसमें जो इतने सारे बेसेस आप देख सकते हो, रेड सी में जो बेस है, जिसमें मैंने बताया रेड सी में जो बाबल मंदाब स्ट्रेट के आसपास उन्होंने बेस बना दिया, सोकोट्रा यमन में बेस बना दिया, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, मालाबार स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, हर जगह इन्होंने जो है वो अपनी बेस जो है वो बना दी। तो सी सुप्रीमेसी पर फोकस था इनका। ये जानते थे कि हम लोग जो है इंडियन ओशन में डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि लैंड में हम लोग डोमिनेट नहीं कर सकते। लैंड में अभी भी जो है वो पावरफुल किंगडम्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो पावरफुल किंगडम्स हैं इंडिया में, वो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो हम लोग लैंड में नहीं भिड़ सकते, लेकिन हम लोग सी पर कंट्रोल अपना कर सकते हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज भी इन्होंने जो है वो शुरू कर दी। और इसके कारण जो है उन्होंने एक फैक्ट्री सिस्टम भी शुरू की। फैक्ट्री सिस्टम होता क्या, फैक्ट्रीज क्या होती थी, एक वेयर हाउस टाइप की चीज होती है, जहां पर जो सामान है वो रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। तो अब जो जहाज गया है यूरोप की तरफ, वो जहाज को इंडिया तक आने में उस वक्त 11 से 12 महीने का समय लग जाता था। तो 11 से 12 महीने तक जो वेयर हाउस में वो सामान रखा जाता था, ताकि वेयर हाउस में वो सामान सुरक्षित रहे, सेफ रहे, चोरों से जो है वो बचाया जा सके। और ये फैक्ट्रीज में जो है इनकी जो पैकेजिंग है वो भी जो है वो की जाती थी, ताकि इससे जो है वो 1 साल तक जो है इसे सर्वाइव करने, 1 साल 2 साल तक सर्वाइव करने के लिए इसे बनाया जा सके। तो पोर्चुगीज ने जो है बहुत सारे फोर्टिफाइड सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। तो फैक्ट्रीज के नाम पर इन्होंने जो है काफी सारे फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए। तो कमर्शियल हब्स तो ये फैक्ट्रीज हुआ ही करते थे, साथ में मिलिट्री आउटपोस्ट भी हुआ करते थे। तो यहाँ पर मिलिट्री आउटपोस्ट भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, मिलिट्री भी रखनी इन्होंने शुरू कर दी। और ये बेसिकली पोर्तुगीज के लिए एक तरह से बेस का काम किया करते थे। यहाँ पर ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन पोर्तुगीज का एक बेस भी यहाँ पर जो है वो बनाकर रखते थे, ताकि अपना इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर कर सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पोर्तुगीज इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाए। इनफैक्ट पोर्तुगीज क्या, फ्रेंच भी इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाए, डच भी और डेन्स भी, ये तीनों इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाए। सिर्फ ब्रिटिश को इंडिया में सक्सेस मिली। इसका कारण हम लोग बाद में देखेंगे भी। लेकिन पहले तो पोर्तुगीज का हम लोग देख लेते हैं कि पोर्तुगीज इतनी सारी चीजों को करने के बाद भी इंडिया में सक्सेस हासिल क्यों नहीं कर पाए। इसका कारण है, सबसे पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ एशियन ट्रेड। तो जो एशियन ट्रेड नेटवर्क है, जो सालों से ये एशियन ट्रेड नेटवर्क इस तरह से काम कर रहा है, उसे पोर्तुगीज अचानक से आके जो 1000 साल से स्टैब्लिश है, उसे अचानक से ये 100 साल 200 साल में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो एशियन मर्चेंट्स हैं, जो पावरफुल लोकल मर्चेंट्स हैं, इन्होंने पोर्तुगीज के जो ट्रेड को मोनोपोलाइज करने का जो तरीका है, इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो जो सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं, उन्हें पता थे, उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो है वो लोकल शॉर्टकट्स, लोकल तरीके, लोकल लोकल्स पता थे किस तरह से हम लोग पोर्तुगीज ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। तो इतना मेहनत, इतना ब्लू वाटर पॉलिसी में इतनी सारी चीजें करने के बाद भी, कार्टर सिस्टम और काफिला सिस्टम लाने के बाद भी पोर्तुगीज एम्पायर जो है वो कभी भी सक्सेसफुल इंडिया में इसलिए नहीं हो पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो लूपहोल्स हैं, जो गुजराती ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स को पता थे, वो इनको नहीं पता थे। इसके अलावा टर्किश और सुमात्रा के जो जो एम्पायर्स हैं, जो किंगडम्स हैं, वो काफी पावरफुल थे। तो इनका जो मोनोपोली है पोर्तुगीज का, इसको चैलेंज मिला ऑटोमन एम्पायर से। और इनफैक्ट एके सुल्तान ऑफ एके जो सुमात्रा में है, इन्होंने जो है वो पोर्तुगीज डोमिनेंस को भी चैलेंज किया। इंटरनल लिमिटेशंस भी थे, करप्शन, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ मैन पावर, इसने भी जो है पोर्तुगीज रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया। तो करप्शन पोर्तुगीज की कंपनीज में फैल चुका था। करप्शन इन द सेंस की जो भी कंपनी, जो भी पैसा आता था, वो पैसा जो है वो किसमें जाता था, रॉयल ट्रेजरी में जाता था। तो रॉयल ट्रेजरी में जाने के बाद ये पैसा जो है, ये पैसा किंग का हो जाता था। ये पैसा जो है लोगों को नहीं मिलता था, यानी कि पोर्तुगीज पोर्तुगीज के जो ऑफिसर थे उनको नहीं मिलता था। तो पोर्तुगीज की जो लोअर रैंक के ऑफिसर थे, इनकी सैलरी काफी कम हुआ करती थी। तो कहीं न कहीं सैलरी कम होने के कारण ये क्या करते थे, जो काटा सिस्टम है, ये काटा सिस्टम को लागू ना करके ये कहीं न कहीं करप्शन करते थे। ये कहीं न कहीं जैसे आज के समय जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, ₹500 देके या ₹1000 देके आपको छोड़ देते हैं। जब क्योंकि 5000 अगर आपका चालान कटेगा तो 5000 फाइन होगा, और 5000 जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। इसमें से ट्रैफिक पुलिस को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको उल्टा नुकसान होगा 5000 का। लेकिन अगर वो ₹500 देकर अगर आपको छोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो खुद ब खुद जो है वो ₹500 खुद रखेगा, ₹1000 खुद रखेगा, वो गवर्नमेंट तक जो है वो नहीं पहुँचेगा। तो करप्शन इस तरह से जो है पोर्तुगीज़ एम्पायर में सेम टू सेम इसी तरह से फैल चुका था। इनएफिशिएंसी बिल्कुल, ब्लू वाटर पॉलिसी बिल्कुल इनएफिशिएंट थी, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था। और इसके कारण पोर्तुगीज़ रिसोर्सेज़ काफ़ी ड्रेन हो गए।
और एक तो सबसे पहले इनके पास रिसोर्सेस थे भी नहीं। एक छोटा-सा कंट्री था जिसके पास छोटी-सी पॉपुलेशन थी और इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिससे ये इतने बड़े लार्ज एम्पायर को सस्टेन कर सके, जितना इन्होंने बना के रखा था इंडियन ओशन में। और इनका जो तरीका था, ये बेसिकली रीडिस्ट्रिब्यूटिव एंटरप्राइज का तरीका था। यानी कि इन्होंने जो है भी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना शुरू किया। इन्होंने कोई नई स्ट्रीम ऑफ वेल्थ या नया स्ट्रीम ऑफ ट्रेड जो है, ट्रेड रूट्स ओपन करना शुरू नहीं किए, या नई स्ट्रीम ऑफ वेल्थ जो है इन्होंने जो है वो ओपन करना शुरू करने के बजाय इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और सिर्फ टैक्सेस के भरोसे जो है ये पूरी की पूरी एम्पायर को चला रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जिस तरह से ब्रिटिश, जिस तरह से डच ने इंडिया में किया, नए स्ट्रीम्स ओपन किए ट्रेड के, नए स्ट्रीम्स ओपन किए वेल्थ जनरेशन के, ऐसा पोर्तुगीज ने नहीं किया, जिसके कारण रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्राइज भी कहीं न कहीं पोर्तुगीज को कहा जाता है। और इन सब फैक्टर्स के कारण पोर्तुगीज की डिक्लाइन जो है वो हमें साफ नजर आती है। एक तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस खो दिया, फिर बाद में जब यूरोपियन पावर्स, तो पोर्तुगीज के आने के 100 साल बाद यूरोपियन पावर्स को भी जो है ये पता चल गया था कि इनका रूट जो है वो कौन-सा है। तो सबसे पहले तो इसके बाद जो है वो डच आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए, फिर डेन्स आ गए, फिर फ्रेंच भी आ गए। तो पोर्तुगीज़ का खुद ब खुद जो है क्या हो गया, इन्फ्लुएंस कम हो गया और बाकी यूरोपियन पावर्स इनसे थोड़े पावरफुल थे, जिसके कारण पोर्तुगीज़ को कहीं न कहीं झुकना पड़ा। तो और जितनी भी ट्रेड मोनोपोली इनके हाथ में थी, सब इनके हाथ से चली गई। राइवल डायनेस्टीज़ का राइज़, स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर्स राइज़ हुए। जैसे मराठास, तो जिसके कारण पोर्तुगीज अथॉरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज मिला। रिलीजियस पॉलिसीज पोर्तुगीज की काफी कंजर्वेटिव थी। इन्होंने काफी सारे मुस्लिम्स और हिंदूज को फोर्सफुली जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की। इनफैक्ट इंक्विजिशन चलाए जाते थे और जो भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी के खिलाफ होता था उसे जो है वो सूली पर लटका दिया जाता था, परसिक्यूट कर दिया जाता था लोकल पॉपुलेशन को जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होते थे। तो इस तरह से रिलीजियस पॉलिसी चलाई गई, जिसके कारण ट्रेडर्स, बड़े-बड़े व्यापारी इनके एरिया से जो है वो भागना शुरू हो गए। करप्शन बहुत रैम्पेंट हो गया था पूरे के पूरे पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि अंदर से पोर्तुगीज एम्पायर को खोखला कर चुका था। ब्राज़ील की डिस्कवरी ने इनका ध्यान जो है वो कहीं न कहीं डाइवर्ट कर दिया। तो पोर्तुगीज रिसोर्सेस और अटेंशन सभी के सभी जो है वो कहाँ पे डाइवर्ट हो गए? वेस्टवर्ड में, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील जो है जैसे कब्राल ने डिस्कवर कर दिया था, तो ब्राज़ील की डिस्कवरी के बाद जो है वहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होने लगी। तो इनको लगा कि इंडिया से सारा सामान जो है उठाकर बोरिया-बिस्तर बाँध कर हम लोग जो है वो चलते हैं कहाँ? ब्राज़ील। एंड यूरोपियन वॉर्स वेर द लास्ट नेल इन द कॉफिन। यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में जब ये पोर्तुगीज इन्वॉल्व हो गए तो इनके जितने भी रिसोर्सेज थे ये सारे के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, जिसके कारण यूरोप को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। तो इस तरह से पोर्तुगीज जो है वो अपना जो कंट्रोल है इंडियन ओशन में वो खो चुके थे, मोनोपोली खो चुके थे। इंग्लिश और डच के राइज होने के बाद पोर्तुगीज जो है वो ट्रेड और नेवल पावर जो है दोनों में जो है अपना इन्फ्लुएंस खो चुकी थी। रिसोर्स करेंस तो इनके पास था ही, इतना बड़ा एम्पायर को मेंटेन करने के लिए इनके पास रिसोर्स नहीं थे। गोवा का डिक्लाइन एक बहुत बड़ा कारण था। गोवा जो कि इनका कैपिटल भी हुआ करता था, जब पोर्तुगीज एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो इनका कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी जो है वो डिक्लाइन हो गया। ऑल्दो 1961 तक इनके कंट्रोल में था गोवा, बट ज्यादा कुछ यहाँ गोवा से बहुत हाई स्केल का ट्रेड जो है गोवा से नहीं होता था। जब मराठा एम्पायर राइज हुआ तो मराठा एम्पायर ने भी बहुत सारे रेड्स और बहुत सारे इन्वेजन्स जो है वो पोर्तुगीज पर मारना शुरू किया, जिसके कारण पोर्तुगीज और ज्यादा कमजोर हुए। तो आखिर में हम लोग यही बोल सकते हैं कि पोर्तुगीज जब इंडिया में आए थे तो पोर्तुगीज ने जो है वो स्टार्टिंग से ही इन्होंने कंट्रोल वाली पॉलिसी रखी। और इस कंट्रोल वाली पॉलिसी, काटा सिस्टम, काफिला सिस्टम वाली पॉलिसी जो इन्होंने डिजाइन की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी जो इन्होंने डिजाइन की थी नेवल सुप्रीमेसी के लिए, इससे पोर्तुगीज को फायदा होने के बजाय उल्टा इनको नुकसान हुआ। क्योंकि इंडियन ओशन में जो है जो भी डोमिनेंस प्रेजेंट इन्होंने की थी उससे कोई भी खुश नहीं था। कोई भी जो एम्पायर, कोई भी ट्रेडर इनसे खुश नहीं था और कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरह के चीजों को बाईपास करना ही पसंद करते हैं। उसके अलावा इंटरनल लिमिटेशंस, कंपटीशन फ्रॉम यूरोपियन पावर्स और जो लोकल रूलर्स का रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने शिवाजी की बताया, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर जो है इनकी पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से खत्म कर दिया। तो यही तक था हमारा सेशन। जो ये एक्चुअली एक ऐसा सेशन है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि किस तरह से हमारी जो कोर्सेस है वो रहने वाली है। बिल्कुल इस तरह से रहेंगी हमारी क्लासेस जो है वो 7 बजे से लेके 9 बजे तक जो है वो चलती है। और डेली बेसिस सैटरडे एंड संडे को छोड़कर ये क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर चलती हैं। एंड दीज क्लासेस विल रन ऑन द टाइमली बेसिस। मैंने जो शेड्यूल है वो बीपीएससी का प्रोवाइड किया हुआ है, किस तरह से हम लोग मूव करेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस भी मैंने देकर रखी है, किस तरह से कितने क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न को, कितने क्लासेस में हम लोग एशियन को करेंगे, कितने क्लासेस में पॉलिटी को करेंगे, इकोनॉमी को करेंगे। ये सभी चीजें जो है वो हमने शेड्यूल में बनाकर रखी है। आपको वो शेड्यूल जो है वो चैनल पर मिल जाएंगी।
और नई भी मिलेंगी तो मैं आज सेंड कर दूंगा विद दिस डेमो वीडियो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोगों को ये कोर्स में एनरोल करना है तो दिस नंबर 8292520875, इस वाले नंबर पर आप जो है वो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स से जुड़ चुके हैं और हम लोग जो है वो इन फ्यूचर एक नया बैच भी लेकर आएंगे जिसमें हम लोग अगेन एक नया एडमिशन लेंगे। जब हमें लगेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो हमें एक नए बैच बनाने की जरूरत है, तो हम लोग उस वक्त नए बैच जो है वो बनाएंगे और उस वक्त जो है हम लोग फिर से नया एडमिशन जो है वो लेना शुरू करेंगे इसी मंथ अक्टूबर में। तो अक्टूबर मंथ में ही हम लोग जो है वो नए एडमिशन लेना शुरू करेंगे। वेट फॉर द मोमेंट, कुछ बैचेस कुछ ऑफर जो है वो आएंगे। अदरवाइज 25 सितंबर से जो चालू हुआ जो बैच है इसमें भी हमारी ज्यादा क्लासेस हुई नहीं है। पॉलिटी में मैं आपको क्लासेस बता देता हूँ क्या क्या हुई है। पॉलिटी में हमने जो है वो अप टिल आर्टिकल 4 तक हमने कर लिया है। स्टार्टिंग विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अलावा प्रियम्बल, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट यूनियन एंड द टेरिटरीज के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, यहाँ तक हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लेटर, जो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो उसमें हम लोग बाकी यूरोपियन पावर्स, डच, पोर्तुगीज नहीं, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इन तीनों में से या इन चारों मेन पावर्स में से, ऑल्दो डेन्स भी है लेकिन डेन्स का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। दूसरी चीजें मैं बता दूंगा, मैं राइट अप में दे दूंगा। बट जो इम्पोर्टेंस है वो ब्रिटेन को क्यों मिला या फिर ब्रिटेन इन सभी यूरोपियन पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ी एडवांटेज लेकर उभर कर कैसे आया, इन सभी को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अगेन इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे किसी भी आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।